हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे होता है। हमारे नंबर्स हैं 021323092327 और 30। आप कॉल भी कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कॉल शुरू करें, आज एक वाक़या हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा के जवां साल साहबजादे उसामा कायरा की ट्रैफिक एक्सीडेंट में वो उनकी नागहानी मौत हुई है। उस पर ज़रा हटके की टीम की जानिब से भी, डॉन न्यूज़ की जानिब से भी हम ताज़ियत करते हैं। बेशक ये इतना बड़ा लॉस है किसी भी वालिद के लिए, वालदैन के लिए, कि उसमें जितनी भी ताज़ियत की जाए, ज़ाहिर है हम उनका गम उस तरह नहीं बांट सकते, मगर इस मुश्किल घड़ी में कम से कम हम उनके साथ ज़रूर हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं मोहम्मद सलीम साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सलीम मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से बोल रहा हूँ सर मैं जी। तो मैंने पहले जो 29 जून को आपके प्रोग्राम में कॉल की थी 2018 को, बिल्कुल, और मैंने वही अपना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर का रोना रोया था, बिल्कुल, और आपने हमारे केस की बड़ी अच्छी तरीके से पैरवी की जी। तो सर बात यह है कि 25 सितंबर 2017 को नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक में फैसला किया था। बैंक रिव्यू पिटीशन में चला गया था अक्टूबर में, ठीक है सर, ठीक है। तो 17 माह के बाद रिव्यू पिटीशन, ये हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आसिफ सईद खान खूसा साहब, इनकी मेहरबानी से तमाम रिव्यू पिटीशन को सुना जा रहा था। 18 मार्च 2019 को हमारी रिव्यू पिटीशन लगी बेंच नंबर 4 में, और काज लिस्ट में 2 नंबर था उसका जी। बैंक के वकील थे खालिद अनवर साहब जी। उनका केस एक दूसरी अदालत में भी था। काज लिस्ट में हमारा 2 नंबर था, लेकिन वो खालिद अनवर साहब दूसरी अदालत में चले गए, वहां से 1 बजे आए और उनको आधा घंटा दलाइल देने के बाद 1 माह की एडजर्नमेंट ले ली उन्होंने सर। सर बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि खुदा न खास्ता कोई जज फोत हो जाएगा या वकील की डेथ हो जाएगी तो ये एडजर्नमेंट मिलेगी। तो सर आप मुझे ये बताइए सर कि ये कितने अफसोस की बात है कि वो एडजर्नमेंट लेके चले, 1 माह की एडजर्नमेंट मिल गई उनको। एग्जैक्ट 17 अप्रैल को फिर डेट लगी, फिर दोनों वकला ने, जो सीनियर वकला थे वो फिर वो एडजर्नमेंट दे के चले गए, और जूनियर वकला जो से थे उन्होंने वहाँ रोस्टों पर आकर बातचीत की और वो अपना केस फिर वो पेंडिंग हो गया। सर आप मुझे बताइए तो अब अगली तारीख सलीम साहब क्या पड़ी है? अगली तारीख कोई डेट नहीं आई सर, कोई डेट नहीं आई जी जी। तो आप ये देखें ना सर कि हम ये नेशनल बैंक के 13,000 पेंशन, 2,500 विडोज है बेचारी, ये कहाँ जाए सर? सर कितना अर्सा हो गया आपके प्रोग्राम में कॉल करते हैं, ये तो आपका चैनल, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को जो हमारी बात सुन लेते हैं, वरना तो यहाँ किसी को होश ही नहीं है कि ये लोग बेचारे 13,000 पेंशनर्स है, 2,500 विडोज है, ये कौन सुनेगा? ये तो आसिफ सईद खान खूसा साहब की मेहरबानी है कि 17 माह के बाद हमारी रिव्यू पिटीशन लगी, लेकिन फिर वो चलेगी। आप क्या कह सकते हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ सर? आप भी कुछ हमारी मदद करें इस सिलसिले में सर। आसिफ भाई हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब से, और ज़ाहिर है उनका प्रीरोगेटिव होता है कि वो केसेस की कॉज लिस्ट कब लगाते हैं। उम्मीद है ये केस जल्दी लगेगा, और जैसे आपने देखा कि पहले तो शायद नहीं हो रहा था, मगर अब जल्दी अगर इसकी हियरिंग हो रही है तो होपफुली उम्मीद यही करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं मुअद्दबाना तरीके से कि इनके केस जो है उसकी मसला ये है कि देखो ये हियरिंग तो हो और अर्ली डिस्पोजल भी हो, क्योंकि तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है। नहीं बिल्कुल उन्होंने खुद कहा है, और मुझे यकीन है कि वो इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन एक चीफ जस्टिस साहब है और एक आपका पूरा निज़ाम, और आपका निज़ाम ऐसे ही चलता है। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटिशन की हियरिंग थी, आप लोअर कोर्ट्स में आ जाएं तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है केस को डिले कराने का। जी ओ मेरी वहाँ तारीख लग गई थी, जी ओ जी मुझे वहाँ जाना है, ओ जी आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ओ जी आज गवाह नहीं आ सकता। कुछ वकील तो आते ही कि सर मतलब तारीख दे दें, आते ही इस काम से के लिए कि तारीख दे दें, उनको तारीख मिल जाती है। मॉडल कोर्ट्स का जो अभी प्रोग्राम शुरू करने की बात की थी, तो आपने देखा कि वो वकील जो कि तारीख आगे करने के ही पैसे लेते हैं, बल्कि मैं बजाय इसके कि केस जीतने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं ऐसा वकील चाहता हूं जो मेरा केस जो है वो 10 साल आगे कर दे, बिल्कुल 20 साल आगे करवा दे, क्या कहने। तो आपने देखा कितनी मुखालफत हुई बिल्कुल मॉडल कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट की, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सर कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर जस्टिस डिलेड इज मतलब फी ऑन टाइम, ऐसे ही कुछ है, मतलब भी है ना कि यार 13,000 जैसे वो कह रहे हैं कि पेंशनर्स हैं,
2,500 बेवाएँ हैं। सर वो और रिव्यू नॉर्मली जो है रिव्यू में इतना वक्त नहीं सर जो एडजर्न करा रहा है वकील, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखिए ना, उसके भी तो बेचारे के बाल बच्चे हैं, पेट लगा हुआ है यार। तो जितना पैसा वकील पे लगा रहे हैं अगर उन्हें दे दें तो दुआएं भी मिलेंगी और आप वकील नहीं है ना, आपको क्या पता वकीलों के। सही बात। राहील अशर साहब हैं, राहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी, इस दफा जरा मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा जरूर, क्योंकि इस दफा थोड़ा सा अपना डिफेंस DHA फेज 1 में 1970 से रह रहा हूँ। हमें 3 मसले हैं वो मैं डिस्कस कर रहा था क्योंकि मेरे कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप रेगुलर कॉलर हैं तो सियासत से हट के जरा जो फेज 1 में रह रहे हैं हम, तो हमें जो फेज 1 में फेज 1 कराची की बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। तो फेज 1 में जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है जरा बताया देखिए जी। 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमें पानी का बड़ा एक्यूट मसला है। आरिफ अलवी साहब 2 दफा यहाँ से इलेक्शन जीते, 2013 2018। 2013 के बाद उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह कुछ करता हूँ आप लोगों के मसले का। कुछ नहीं हुआ। 18 में उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में यही बात की कि जी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए पानी का तो मसला लाजमी हल करूँगा। वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनके लिए यहाँ टाइम नहीं है, वो माशाल्लाह मुशायरे अपने प्रेसिडेंट दूसरा मसला क्या है सर? है जी, दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला हमारा यहाँ पे है जी सिक्योरिटी का मसला है। फेज 1 में हमारी सारी आबादी लगती है आजम बस्ती एक्सप्रेस वन, उसमें हमने DHA के साथ काफी कोशिश की कि जी आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपको पैसे देते हैं यहाँ पे आप वो स्ट्रीट गार्ड्स कर लें। वो नहीं आए। फिर हम लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को रखी। जाहिर है कि अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारी मुख्तलिफ गली स्ट्रीट्स में हम उनको 4 से 5 लाख रुपए महीना अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। तीसरा मसला है हमारे पास हाई राइज, क्योंकि हम फेज 1 में रहते हैं। अगर आप कुरंगी रोड से कयूमाबाद की तरफ जाएं तो सर्विस रोड है, उसमें शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। वहाँ 11 से रात 9 बजे तक आप गुजर नहीं सकते। वहाँ से ट्रैफिक का फ्लो, मैं 10th स्ट्रीट पे रहता हूँ, 10th 11th 16 18 पे वो जो आबादी है वहाँ के लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। पूरा रिक्शा सारी प्रेशर हम लोगों के ऊपर आता है। गाड़ियाँ बाहर खड़ा करना मुश्किल होता है, कभी शीशा तोड़ देते कभी कुछ। अब उसके पीछे एक और बिल्डिंग बन रही थी, हम लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया सबने मिलके। वो साकिब निसार साहब ने जब आखिरी दफा कराची आए तो उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर कर दिया। मजेदार बात ये कंटोनमेंट बोर्ड का बायलॉज है कि जी 40 फीट चौड़ी रोड के ऊपर वो कमर्शियल बिल्डिंग की परमिशन देते हैं। हमारे पास जो है शॉपिंग मॉल बन रहा है 16 मंजिल, इसके दोनों तरफ जो है 11th स्ट्रीट और तो ये आती है 12th स्ट्रीट आती है, वो 12-12 फुट की है। वो अगर बन गई तो हमारे पास इतना ट्रैफिक का फ्लो होगा कि यहाँ हमारे लिए रहना अजाब हो जाता है। फिर बैंक आते हैं, वहाँ बैंक में अगर आप ATM या कैश निकालने जाएं तो आप हमसे क्या तवक्को कर रहे हैं भाई? हम क्या कर सकते हैं? हम लोग, मैं सिर्फ तवक्को आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये मसला अगर आप लोग अपने आपने उठा दिया कर दें। आपको एक फ्री फंड में मशवरा देता हूँ सीरियसली, और ये सीरियस है, कोई वो जाहिर है आपके मसाइल बिल्कुल जेन्युइन हैं। आजकल जस्टिस गुलजार साहब जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने नोटिस लिया हुआ है, तो अगर उनके नाम एक दरख्वास्त डाल दें आप यहाँ रजिस्ट्री में तो हो सकता है लगे हाथों आपका भी काम हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह सर्कुलर रेलवे की जो है ट्रैक साफ़ हुआ है विद इन डेज़, और उन्होंने कहा है कि 1 महीने में चला देंगे, तो शायद आपकी भी सुनी जाए। क्योंकि जैसे पानी आपको मिल नहीं रहा, सिक्योरिटी आप अपनी खुद कर रहे हैं, बाकी मसाइल तो बेहतर यही है। इसमें जो वाहिद रुकावट है वो ये होगी कि ये कंटोनमेंट के चूंकि एरिया में रहते हैं। नहीं, वो कंटोनमेंट के बारे में भी उन्होंने जस्टिस साहब ने फैसला तो दिया है ना। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप एक दरख्वास्त डाल करके देख लें, और आपके तवस्सुत से जाहिर है ये बात जो है अब अथॉरिटीज़ तक भी पहुंच गई होगी। मुमताज़ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। मुझे पिछली दफा जी मेरी आपसे बात हुई थी। हेलो जी 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 सुन रहे हैं जी। पिछली दफा मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि मेरे हस्बैंड जो फजल कुरैशी साहब सहाफी थे, बिल्कुल वो गलती से मैंने थे कह दिया। कह दिया वो डायमेंशिया के दरअसल पेशेंट है, तो अब सहाफी नहीं है। आपने आखिर में उस पर कह दिया कि उनकी बेवा, तो मेरे पास लोगों के टेलीफोन आने शुरू हो गए, हमें पता नहीं चला। वेरी सॉरी। ये किसने कहा था? मैंने कहा था। वो सब अल्लाह खान साहब ने। अच्छा, नहीं मेरी गलती अब आप कहते हैं बेवा नहीं कि मैंने थे कह दिया था। थे कहा था आपने। मैंने चूंकि जी 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 हेलो, चले हमारी माजरत कर दीजिएगा जी। बिल्कुल हमारी माजरत। और जी, और एक और बात करनी है मुझे इसके बाद। एक तो ये है कि कौमी बचत के दफ्तर की शाखें बढ़ाई जाए,
क्योंकि जब हम कौमी दफ्तर के दफ्तर में जाते हैं तो इतना रश होता है, इतना रश होता है, हर जगह पर नई ब्रांचें खुलनी चाहिए। प्लीज बुढ़े लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, आप यकीन जाने 4-4 घंटे हम लोगों को बैठना पड़ता है। सही कह रही हैं, प्लीज आप इस तरफ जरूर गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाएं। ठीक है, इनकी बात सही है। मैं खुद गया हूँ 2-3 दफ़ा, तो मतलब बंदे पे बंदा। और दूसरी बात है कि अभी तक शायद वहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि कंप्यूटर भी ईजाद हो गए हैं, क्योंकि वही बड़े रजिस्टर, वो रस्सी के साथ बंधे हुए हैं ना रजिस्टर, मतलब एक तरह से म्यूजियम पीस है। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं जवाद ज़हरी साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सर आप सुनाएं। सर मैं जो है आप लोगों का तवज्जो करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में एजुकेटेड जो यूथ है इनका एक बहुत बड़ा मसला हुआ है रिसेंटली, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जी सर यहाँ पे जो है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2018 में तकरीबन 66 पोस्टों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर्स के लिए एग्जाम्स लिए थे। तो इसमें जो है कम से कम 9,600 बंदों ने अप्लाई किया था और कोई 5,600 बंदे जो है अपीयर हुए थे इसमें। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो 12 अप्रैल 2019 को आया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 78 बंदों को पास किया है इसमें, और एग्जाम शुरू से ही सर ये मैसिव इरेगुलरिटीज का शिकार था। इसमें पेपर्स में मसला था, कुछ जो हालों में लड़के बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने अयूब स्टेडियम में यहाँ पे अरेंज करवाए थे 8-9 हाल। तो यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर में कुछ बंदों को ऐसा पेपर मिला था जिसके बैक साइड पे क्वेश्चन प्रिंट ही नहीं था, 15 नंबर का वो सवाल था। और फिर इंग्लिश में ब्रेसी एक मेन क्वेश्चन होता है 25 नंबर का, उनमें इन्होंने इसका कीवर्ड जो है वो गलत लिखा था। फिर इस कीवर्ड को कुछ हालों में इनकी करेक्शन हो गई थी, कुछ में इन्होंने करेक्शन नहीं करवाया था। एग्जाम के बाद लड़के चेयरमैन के पास गए थे कि ये मसला क्यों आया है, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। उसके बाद जो है पाक स्टडीज और इस्लामियात का कंबाइन सब पेपर होता है 100 नंबर का, ये सब्जेक्टिव पेपर है। इन्होंने इसको क्या किया, पैटर्न चेंज किया, 100 नंबर का इसको ऑब्जेक्टिव बनाया। तो लड़कों ने इस पे प्रोटेस्ट किया कि आप आउट ऑफ पैटर्न बगैर नोटिफिकेशन के कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने वो पेपर कैंसिल किया। फिर उसी दिन इसको रीशेड्यूल किया, रीशेड्यूल फिर 3 बजे किया इन्होंने कि 3 बजे लेना है। ये उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बताया, हालों में नहीं बताया, मैसेजेस के थ्रू लोगों को बताया। तो ये जो मैसेजेस है कुछ लोगों को मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे, कुछ का पेपर्स कैंसिल मतलब मिस हो गए इनकी वजह से। उसके बाद इनके जो ऑप्शनल हमारे पेपर्स होते हैं इसका सिलेबस है हमारा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का कि ये BA लेवल का है। इन्होंने ऐसे पेपर्स बनाए थे जो MPhil लेवल के थे, लड़कों ने इन पे भी प्रोटेस्ट किया। तो साइकोलॉजी का एक ऐसा पेपर था और कॉमर्स का, ये अभी तक पेपर्स भी है हमारे पास, सारे एविडेंसेस वगैरह है। तो कॉमर्स के पेपर को इन्होंने फिर कैंसिल किया, फिर इन्होंने वापस रिकंडक्ट करवाया। साइकोलॉजी का पेपर भी ऐसा था, उन्होंने इसको कैंसिल नहीं करवाया। जर्नलिज्म का पेपर का आपका सिलेबस बताता है कि ये BA लेवल का है और आप गूगल से कॉपी पेस्टेड क्वेश्चंस उठा के देते हैं। इसके बाद जो है सर जब रिजल्ट आता है तो इरेगुलरिटीज हुई थी, उसी टाइम लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था, चेयरमैन को भी बताया था। ये बलूची के पेपर में जो पेपर क्वेश्चन मिस प्रिंट था, इसकी एप्लीकेशन भी दिया था इसको। तो जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में इनको सिर्फ 78 बंदे इन्होंने पास किए। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आप जो है इंटरव्यू को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। 66 पोस्ट के लिए आप सिर्फ 78 बंदों को पास करते हैं और फिर ये पोस्टें डिवीजन पे डिवाइड है। क्लास डिवीजन के 10 पोस्टें हैं और 10 बंदे इन्होंने पास किए हैं। अभी आप इनका इंटरव्यू क्या लेंगे? अभी यहाँ पे अगर इस 10 बंदों में कोई साइकोलॉजिकल किसी का डिसऑर्डर आता है या वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें स्किल्स नहीं है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को आप कैसे आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? वैसे इनका हमेशा से ये रहा है, 2016 में भी इन्होंने PCS दिया था, इसी पोस्टों के लिए 66 पोस्टों के लिए इन्होंने 250 बंदे पास किए, फिर उनका इंटरव्यू लिया, फाइनल एलोकेशन जिनकी होनी थी टॉप मार्क्स से उनके आ गए। अभी इस दफा इन्होंने ये किया कि सिर्फ 78 बंदों को पास किया। अच्छा, इन 78 में से इनके अपने भी जो है 2 एम्प्लॉयज है, अपने BPSC के अपने एम्प्लॉयज है। एक सीक्रेसी ब्रांच का है जहाँ पे ये सारे पेपर्स बनते हैं, इनकी कोडिंग होती है, फिर भेजे जाते हैं जहाँ पे ये चेक होते हैं। और सर अगर यही रहा बलूचिस्तान के साथ, बाकी छोटी छोटी पोस्टें तो सारे बिक जाती है, मिनिस्टर्स ले लेते हैं अपने बंदों के लिए, तो फिर हमारी यूथ पढ़े क्यों?
अगर ये कम्पिटेटिव एग्जाम भी है, नेपोटिज्म, करप्शन और फेवरिटिज्म का शिकार होता है, तो हमें समझ नहीं आता फिर बलूचिस्तान के यूथ के साथ क्या हो रहा है और ये क्या। बिल्कुल जवाद साहब आपकी बात वैसे वेलकम टू द क्लब। बलूचिस्तान के यूथ के साथ वही हो रहा है जो सिंध के यूथ के साथ हो रहा है या जो पंजाब के यूथ के साथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ नेपोटिज्म अगर आपसे बात की जाए। लेकिन मुझे सिर्फ आपने जब चेयरमैन साहब को दरख्वास्त दी थी उन्होंने कुछ एश्योरेंस करवाई थी आपको? सर उन्होंने कहा कि ये जो है आप इशू उठा रहे हो ये नॉन सीरियस इशू है, हम इनको, हमारे रूल्स में कुछ भी नहीं है कि हम इनको अभी टैकल कर सके, जो हुआ हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप यही है कि कोर्ट में तो मसला हल हो गया, फाइल कर सकते? नहीं, उन्होंने कहा ना नहीं टैकल कर सकते, मसला हल हो गया। नहीं वो तो चेयरमैन हाँ ना, लेकिन चेयरमैन साहब का मसला हल तो है ना, चेयरमैन साहब का मसला हल हो गया है, बाकी किसी का मसला हल नहीं हुआ। बेचारे क्या, बहुत लोगों ने ट्विटर पे भी हमें टैग किया है इस इशू मेरे ख्याल में अली शाह से कह के हमें इसके ऊपर स्टोरी करानी चाहिए और कराएंगे भी। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। उबैद वारसी साहब हैं कराची से। जी उबैद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। उबैद साहब शायद भाई शाहनवाज खान हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह जी सर, फरमाइए भाई। पहले तो मैं जी बड़ा अफसोस हुआ हमें जी कमर उस्मान कायरा साहब के बेटे का, एक पर्सन पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, बड़ा नाम उनका, बड़ा अफसोस हुआ उनके बेटे का। मैं ज़रार भाई से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, कोई बात करना चाहता हूँ। करें, कर ले सर। अच्छा जी, मैं ज़रार भाई पहले तो एक बात ये है जी कि मैं जो हमारे मुल्क के हालात है ना, डॉलर 151 पे चला गया है, तो जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक के हैं, क्या ये बात हकीकत है कि वो IMF के पे रोल पे हैं? पे रोल पर नहीं है सर। हाँ आगे जी आगे दूसरा सवाल, अगर आप और सवाल भी करते हैं इसमें। और सर ये भी हमें आ रहा है कि ये कंट्री हेड गए थे इजिप्ट, और ये दिवालिया वहां पर करके आए थे पूरे इजिप्ट को ना। ये IMF के जो हमारे गवर्नर हैं ये वहां पर बिल्कुल दिवालिया करके आए। अच्छा। और उसके बाद जो हमारे मुल्क में वो लोग लेकर आए जा रहे हैं जो IMF के मुलाजम है, और उनको डबल पे के ऊपर पाकिस्तान में पे रोल पे लेकर आया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ जी कि इमरान खान साहब आए हैं मुल्क को गुर्बत खत्म करने के लिए। तो ये भाई आपने ये जो दो तीन खबरें हैं ये कहाँ से सुनी? ये तो ठीक है कि वो इजिप्ट के कंट्री हेड रहे हैं, बाकी जो है, अच्छा ये भी ठीक है कि वो IMF के एम्प्लॉय भी रहे हैं, हाँ रहे पेरोल पे थे, लेकिन ये आपने जो डबल पैकेज और अब भी पेरोल पे हैं, ये खबरें कहाँ से आई? ये सोर्स में जानना चाहता हूँ आपसे। ये तो सारा जी सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुनी है आपने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है ना जी? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी नहीं, और फेसबुक जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसमें भी नहीं। उसमें तो फिर किस फिर कहाँ से सुनी जी? फिर कहाँ से सुनी ये खबरें? सर ये सर सुना है जो बड़े हमने लोगों से सुना है, और हमें यही नजर आ रहा है क्योंकि जो कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि डबल पे रोल के ऊपर डबल पे रोल का आपका क्या मतलब है कि जो उनको तनख्वाह मिल रही थी IMF से उनको यहाँ पर उसकी डबल मिल रही है? उससे डबल तनख्वाह मिल रही है। इसके बारे में लेकिन ये सुना किससे है यार? मैं तो हजार बातें सुनता हूँ ना रोजाना, ये सुना कहाँ है? मैं इंटरेस्टेड इस बात में, सोर्स बताइए प्लीज। सर हम तो सर सुनते भी हैं, देखते भी हैं। सुना सर? कोई एक नाम तो सोशल मीडिया पढ़ते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर किस प्लेटफॉर्म से आपने सुना सर? बता तो दें जी, किस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के सुना आपने? सर सोशल मीडिया पे सर बड़े स्पोक पर्सन है जिनसे हमने सुना है। सर सोशल मीडिया पे यकीन मत किया करें। शाहनवाज भाई मैं चेक करके आपको बता दूंगा अगले फ्राइडे तक कि कितनी तनख्वाह है और डबल है कि नहीं है, तो बेहतर मतलब पढ़ा जरूर करें, लेकिन उसको यकीन ना किया करें जब तक वो ऑथेंटिकेट ना हो। अच्छा देखिए, अब मैं एक बार आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये IMF के एम्प्लॉय ही हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इनकी बायोडेटा ही गूगल कर लें तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा ये कोई अनप्रेसिडेंटेड बात भी नहीं है। आपके बहुत यहाँ पर लोग अपॉइंट हुए हैं मुख्तलिफ ओहदों पे, जिनका वर्ल्ड बैंक के साथ लिंक भी रहा है, जिनका IMF के साथ लिंक भी रहा है, जिनका एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लिंक भी रहा है। जहाँ तक मिस्र को दिवालिया करने की बात है तो ऐसा मेरा ख्याल नहीं है।
जब उन्होंने वहाँ पर ओहदा संभाला था तो यकीनन इजिप्ट की इकॉनमी बहुत नीचे जा रही थी, लेकिन उसके वजूहात कुछ और हैं। वो रज़ा बाकिर साहब और IMF की वजह से नहीं है, उनके अपने माशी मामलात कुछ दुरुस्त नहीं है, ये भी एक इशू होता है। और फाइनली हर सुनी सुनाई बात, और आजकल यार देखें, अगर आप सोशल मीडिया पर जा सकते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों की तस्दीक भी कर सकते हैं। आप ये भी आप गूगल कर सकते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक की सैलरी होती क्या है, ये भी आपको पता लग जाएगा मोर और लेस। आपको ये भी पता लग जाएगा कि एक IMF की कंट्री हेड की सैलरी क्या होती है। तो जहाँ तक कि मैंने यार ये सोशल मीडिया पे सुन लिया, अगर कल मैं सोशल मीडिया पे ये सुन लूँ कि क्या नाम था भाई का, इनके भाई का नाम क्या था? हाँ, इनका नाम शाहनवाज जी, शाहनवाज साहब असल में डाकू हैं और मतलब डकैतियाँ करके अपने घर चलाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार वो सच है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी तस्दीक कर लिया करें। मुस्तफ़ा सफ़वी हैं कराची से। जी इस्लाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर हम तो सुनी सुनाई पे नहीं बल्कि हम तो ऐनुल यकीन पे बात करते हैं। सर करें। नए पाकिस्तान में के एक इंतहाई अलमिया आजकल कराची की सड़कों पे आपको दिखाई देता है जी। पहले तो पोजीशन ये थी, मुबशर भाई के भिखारी जो थे वो बड़ी तादाद में दूसरे शहरों से रुख करते थे, बहुत गरीब तबका, और चौक चौराहों पे होते थे। अब तो देख के दिल ये लगता है कि पूरी पूरी फैमिलीज, खानदान के खानदान इज्तिमाई तौर पे रोडों पे, और लोकल्स भी हैं उनमें। सही। और हमारी हुकूमत ये 67% जो हमारी यूथ वर्किंग फोर्स है इसको लेके किधर जा रही है? अच्छा, दो अलग अलग सवाल है मेरे भाई। देखिए, इस शहर का दिल बहुत खुला है और मेरे ख्याल में देखें हर ईद पे यही होता है, हर रमज़ान में भी ये होता है कि लोग फैमिलीज लेकर के आ जाते हैं और वो होता है। इस दफ़ा ज़्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल में हर रमज़ान में ही ज़्यादा होता है। और नए पाकिस्तान का उसमें या पुराने पाकिस्तान का कोई वो नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो नए और पुराने के साथ बदलती नहीं है। जैसे आबादी बढ़ेगी तो बेकारियों की तादाद भी साथ बढ़ेगी, आबादी के साथ उनकी तादाद भी बढ़ेगी। जी, दुनिया आपको कह रही है कि आप इतनी यूथ लेके, यंग एज के लोग लेकर बैठे हुए हैं, वो आखिर उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते? उनके लिए क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, करना भी चाहिए। और बारहा हम लोग इस प्रोग्राम की तवज्जुह से भी कहते हैं कि ये या यूथ बल्ज है या ये बाद में यूथ बॉम्ब ना बन जाए इस मुल्क के लिए। और इस पर बहुत बात होती है, लेकिन यूटिलाइजेशन के लिए स्पेस नहीं क्रिएट किया गया। स्पेस जो है वो अभी क्रिएट करने में हुकूमत कह रही है कि उनको वक्त लग रहा है। सोहराब रफ़ीक साहब है तुरबत से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी सोहराब साहब, एक चीज़ आपके नोटिस में लानी थी पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से सर। जी जी। और इसके हवाले से सर मैं टाइम एंड अगेन आपको और ज़रात सर को टैग भी कर चुका हूँ। जी बिल्कुल। तो थोड़ी देर पहले अभी सर पिछले काल में तो उन्होंने कहा था कि आप खुद बता रहे थे, यूथ बल्ज के बारे में बता रहे थे। तो दूसरा किस्सा ये है कि सर जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ी देर पहले एक भाई ने फोन किया था क्वेटा से, तो सर मैं उसके बारे में एक और एडिशन करना चाहता हूँ। वो ये था कि ये जो रिजल्ट आया था, उन्होंने शायद ये बताना वो भूल गए, रिजल्ट आया था बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर जो होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जो रिजल्ट आया उसमें माशाल्लाह से 8 का रिजल्ट डाला हुआ था। जो मतलब पेपर सब्जेक्ट्स हैं उसमें 8 का सर रिजल्ट डाला हुआ था। वन थिंग। सेकेंडली सर ये था कि जो पेपर कैंसिलेशन की बात थी या मतलब जो आउट ऑफ कोर्स होने की बात थी। अच्छा सर, एक और चीज था कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में PCS के होते हैं वो होते हैं 3, और हम यहाँ पे जी एक बंदे के पेपर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आए थे वो उसमें 4 में से उसको नंबर दिए थे, मतलब बजाय 3 के जो बाय लॉ है उसके बजाय 4 में से सर नंबर दिए हुए थे। ठीक है ना सर? जी सर। और सर ये चीज था कि मतलब मामलों का यहाँ पे बलूचिस्तान में आपको तो मतलब आइडिया होगा, आप यहाँ विजिट भी कर चुके हैं, आप यहाँ पे ब्यूटम्स भी आए हुए थे, तो सर आप लोगों को आइडिया है चीजों का, काफी चीजों का। तो सर मुझे सिर्फ ये कहना था, बाकी तो मतलब फ्रॉम 1 to 14 या 1 to 15 ग्रेड के पोस्टें तो छोड़ दें आप, वो तो मतलब उसमें किसी वास्ता नहीं है, जिसको मिनिस्टर चाहे दे दें। लेकिन जो सेकंड चीज सर होती है वो ये है कि ले दे के हमारे पास बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन वाला ही ऑप्शन रह जाता है। लेकिन उसमें भी सर अगर आप ये कर देते हैं तो ये जो यूथ है ये सर जाए तो जाए कहाँ? मतलब बात तो सही है सर। और ये फिर बल्ज तो बॉम्ब ही बनेगा ना यार। ये ज़रार ने कल भी इसके ऊपर वो किया था कि अगर यूथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है
अपने स्टार्टअप्स के ऊपर थोड़ा बहुत काम शुरू करे। आई मीन देखो लेकिन वो एक सोल्यूशन एग्जैक्टली है, देखो एक सोल्यूशन नहीं है। आई मीन देखें अब यहाँ तो यार आई मीन ये तो एक अजीब और गरीब सिचुएशन बनी हुई है ना। आई मीन देखें इनफैक्ट आप अभी बात कर रहे थे चैनलाइज करें, चैनलाइज करें जो चैनल, जैसे अब ये भी साहब वही बात कर रहे हैं जो पहले जवाद ज़हरी साहब बात कर रहे थे, तो और हर जगह से यही बात सुनने को मिल रही है। तो जो चैनल बचा हुआ है अगर उसका भी ये हाल है तो फिर कोई सरप्राइज नहीं होनी चाहिए यार अगर कोई बंदा बंदूक उठा ले या कोई तखरीबकारी की तरफ जाए या कोई जराइम की तरफ बढ़े या हिम्मत ही छोड़ दे और कह दे कि यार कुछ तो होना ही नहीं है। तो आई मीन और ये कोई यार कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा भी रास्ता बंद हो जाए तो वो आपकी गर्दन पे आती है। जाहिर है तो फिर आप मतलब कंप्लेन ना करें ना कि यार ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, क्या हो गया। और बलूचिस्तान में खैर नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान और सिस्टम एक ही चलता है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि 1 से 4 की पोस्टें तो मिनिस्टर वो तो वैसे ही दे दी, वो तो अल्लाह वास्ते अपने उनको बांट देते हैं। और फिर अगर ऑफिसर्स लेवल पे भी ये हाल हो रहा है तो फिर अच्छा। और ये कोई मतलब कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है इसको सही करना है यार। कोई आपको कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या कोई मतलब कानून लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट का इशू है इतना। और सिंपल में ही हम जो सिंपल में ही डिफिकल्टी पैदा करने के मास्टर ये तो है। एक ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक। तारिक हबीब साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैंने आपके पिछले 4 कॉलर और 1 फंसा है और मेरा एक मसला है आपसे बहुत कहना चाहिए कि चूंकि आप तीनों कराचीआइट हैं जी जी इस मसले के बारे में थोड़ा रोशनी डालें जी। एक अभी जजमेंट आई है कि कराची की सर्कुलर रेलवे को 1 महीने में बहाल करो और वो जो कुछ भी ट्रैक है वो साफ कर दो। अभी एक कॉस्मेटिक्स था, सफाई का काम हुआ था, गरीबाबाद के ट्रैक पे फर्नीचर मार्केट उठाई और पीछे कर दी, आगे पूरा कूड़ा। अगर आप लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम करो और ये दिखाओ कराची शहर में कि क्या ये रेलवे जो 1970-80 के दरमियान चलती थी, क्या कराची शहर में ये रेलवे अगर अब दोबारा से रिवाइव करें, लियाकताबाद ये जो अपना शरीफाबाद की पटरी है, गुलशन इकबाल की पटरी जो मेन रोड पर है, नाजमाबाद पे तो पूरी ग्रीन बस की एक चैनल बन गया है जिसमें तो तोड़ के वो जो इस रुख का आदमी नॉर्थ नाजमाबाद के स्टेशन तक जा ही नहीं सकता। तो ये जो बैठे जुडिशरी एक हुक्म दे रही है 1 महीने के अंदर ये करके दिखाओ और ये चीज यूं हो जाए, क्या ये अब इस दौर में कामयाब होगा? पहली बात। दूसरी, इस वक्त कराची शहर का कल्चर रॉन्ग साइड, मोटरसाइकिलों की भरमार, ये फाटक बंद करके क्या ये इंतजार करेंगे? जो लोग जरा सा सिग्नल पे रश होता है रॉन्ग साइड निकल के सारी ट्रैफिक गंदी कर दें, वो रेलवे ट्रैक बंद होने के बाद क्या वो इसमें से गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे? बजाय इसके कि हम किसी मॉडर्न किसी फोरम पे जाए या अपने कहना चाहिए कि कोई एलिवेटेड किस्म का सिस्टम हो, हम उसको 1954 से लेके 70 वाला जो बिल्कुल सर मिलाना चाह रहे हैं। अच्छा फरमाया भाई। ये है कि रॉन्ग साइड को राइट साइड पे करने का तो जाहिर है यही तरीका हो सकता है। उन्होंने जाहिर है अगर एक हुक्म दिया है तो हवा में तो नहीं दिया होगा ना, उनको उनके सामने कुछ ना कुछ पेश किया होगा। अच्छा हाँ, तो और क्या। अच्छा अक्सर ऐसे ही होता है। तो आपका ख्याल है वो वहां से आए और उन्होंने कहा कि कर दो नहीं? अच्छा, रिको डेक की जो हुक्म दिया था, आपका ख्याल है उनके सामने चीजें रिको? अब आप बलूचिस्तान चले जाएं। मैं बात कर रहा हूँ हुक्मों की ना, मैं हुक्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं ये सिटी प्लानिंग है, वो रिको डेक। अच्छा सिटी प्लानिंग है और वो कोर्ट है, कोर्ट को सिटी प्लानिंग का पता है? नहीं तो आप फिर चैलेंज कर दें अगर आपको नहीं पसंद ये फैसला। बहुत खूब। तो फिर देखो बॉस भाई वो एक बात कर रहे हैं ना यार, वो बात जो कर रहे हैं कराची को सर्कुलर रेलवे की जरूरत नहीं है। बॉस बात सुने, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर हम देखते हैं कि अदलिया में वो कहते हैं कि जी ऑर्डर पास हो गया, बस 1 महीने में ये काम हो जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा कभी मैंने होते हुए देखा नहीं। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैंने तो कभी नहीं देखा। इनफैक्ट काम मज़ीद बिगड़ता है। हम हमेशा रो रहे होते हैं ना BRT को 10 साल हो गए यार। कराची जैसे शहर में एक मैस ट्रांजिट नहीं है यार। हाँ, ये भी तो सोचने की बात है ना। ग्रीन बसेस का क्या बना है यार?
अभी मैं सुन रहा हूँ कि किसी और कंपनी से 20 बसेस का इफ्तिताह हो रहा है। अभी तालियां हो चुका तो बहुत, और मतलब मुबारकबाद हो ना यार हुकूमत सिंध को कि 20 बसें आपने कराची शहर को दे दी यार, तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये दिस इज अ क्रिमिनल, जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कराची सर्कुलर रेलवे तो एक छोटी बात है, हमें तो पूरा प्रोग्राम करना चाहिए कि इतने सालों में पूरे कराची में एक मैस ट्रांजिट नहीं है, एक मैस ट्रांजिट नहीं है। तो अगर वो रिवाइव कर रहे हैं तो यार इस तरह नहीं रिवाइव होगा ना यार। चलो 1 महीने में देख लेना, फिर तो एक महीने में देख लेना, नहीं बहाल होगा तो फिर आप क्या मुझे देंगे? चले आप मुझे क्या? नहीं मैं क्या दूंगा, वो तो जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ही इज अ फ्यूचर चीफ जस्टिस। अगर उन्होंने एक हुक्म दिया है और वो हो रहा है तो अब क्या करें? फॉर्मर चीफ जस्टिस ने बड़े हुक्म दिए थे, उनकी बड़ी मतलब अच्छी रिजल्ट्स निकले। नहीं तो अब आप उछल के एक उछल के कैसे चीफ जस्टिस पे चले जाएंगे। तो बात कर चौधरी ने जो कि 4 चीफ जस्टिस उनके बाद आ गए हैं, बिल्कुल तो उसका हुक्म आप लेकर के कर ले तो फिर तो देखो भाई आपका लॉजिक है कि उनके सामने चीज हुआ है तो आप खराब होती है ना जरा, तो यू नीड ड्रास्टिक डिसीजंस। यू लाइक इफ्तिखार चौधरी, आपके ख्याल में सिस्टम चल रहा है लाइक साकिब निसार ड्रास्टिक डिसीजन, ड्रास्टिक बट प्रैक्टिकल डिसीजन, ड्रास्टिक बट प्रैक्टिकल। हां प्रैक्टिकल तो वही है ना, 1 महीने बाद बात 1 महीने में प्रैक्टिकल 1 महीने बाद बात कर लेना। आप तो इंटेंट को ही डाउट कर रहे हैं ना। मैं इंटेंट को डाउट नहीं कर रहा, मैं कैपेबिलिटी को डाउट कर रहा हूं। मैं कैपेबिलिटी को डाउट कर रहा हूं। कैपेबिलिटी तो जाहिर है जज की नहीं होगी ना, कैपेबिलिटी तो अथॉरिटीज की होगी। 1 महीने बाद हम ये कन्वर्सेशन, ख्वाहिश से इंजन नहीं चलता, उसके लिए पेट्रोल डालना पड़ता। ठीक है सर। डॉक्टर तलत महमूद हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर मैं आपको पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप इंतहाई नामसाइज हालात में भी हम अपनी आज़ादी के साथ किसी हद तक हमारे नुमाइंदगी करते हैं। मैं कई माह से आपसे फोन पे बात करना चाह रहा था जी सर, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों वाला हूँ तो खुल के बात नहीं कर सकता था, डरता था। अब बात यह है कि पाकिस्तान अवाम ने बनाया एक सियासी जमात के तहत, बिल्कुल किसी इदारे ने नहीं बनाया जी। अब हुआ ये कि कायद-ए-आज़म की वफात के बाद वो इदारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से पावर पॉलिटिक्स में आता गया और फिर आपने देखा कि लॉन्ग मार्शल लॉ रहा और हमारा प्यारा वतन जो है 2 टुकड़े हो गया जी। उसके बाद भी एक इदारा जो है वो मुसलसल मुदाखलत करता रहा और अब हालत ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त सलामती इंतहाई खतरे में है और मेरा दिल बहुत दुखी है कि ये कब तक ये इदारा मुदाखलत करता रहेगा और अवाम जो है आज़ादी से जमहूरी तरीके से कब वक्त आएगा कि हुकूमत करेगा। तलत भाई जब यही सियासी जमातें जो हैं उस इदारे से मदद मांगना बंद कर देंगी, उस इदारे को बुलाना बंद कर देंगी, तो शायद ख़ुद चीज़ें बदल जाएंगी। मसला ये है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। इदारे ने भी माजी में तजावुज़ किया और उसकी मिसालें मौजूद हैं। 88 के आय बनी, उसके बाद इलेक्शंस की बातें हुई, रिपोर्ट आई जो साबिक एयर चीफ हैं जुल्फ़िकार अली ख़ान की, बड़ी तफसीली रिपोर्ट इसके ऊपर आई। मगर बात यह है कि सियासी जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ सियासत करें। अगर पावर पॉलिटिक्स के लिए वो किसी इदारे का सहारा लेती हैं तो वो भी इन्वॉल्व करती हैं उस इदारे को, तो ताली एक हाथ से नहीं बचती। उम्मीद हमारी भी आपकी तरह यही है कि अल्लाह करे चीज़ें जो है आइन के मुताबिक चलें, और उम्मीद ही है। और आज का प्रोग्राम इसी बात पर ख़त्म करते हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।